हाँ लीटर एटीएम, लीटर एटमॉस्फेयर आया होगा ना, क्योंकि आपने प्रेशर किस में लिया, एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम किस में लिया, लीटर में। चेंज लिख लो इसका, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल्स। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल्स अप्रॉक्स। लीटर एटमॉस्फेयर में निकालो चलेगा। -1 लीटर एटमॉस्फेयर आया, रिवर्सिबल का बताओ कितना है। log 2 is 0.3010। अभी याद रख लो, धीरे धीरे log भी रख लेने अपन को, सारे छोड़ने नहीं। कैसे याद करेंगे वो बता दूंगा। log 2 कितना होता है, 0.3010। 0.3 भी लोगे तो चलेगा। लीटर एटमॉस्फेयर में आर कितना लिया, 0.08। 0.08 है, 0.8 नहीं है। पॉइंट 0821 को याद रखना। अगर इधर ये लीटर एटमॉस्फेयर में होता है ना, तो आर की वैल्यू कितनी लेनी होती है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर के लिए। फिर उसको बाद में जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने बोला आप लीटर एटमॉस्फेयर में यहां से निकालो। 165.6 लीटर। और किसी का कोई 165 आ रहा है इसका, तो और किसी का कुछ। माइनस 1 मोल ले लिया है। आर 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन, log of 2 that is 0.3 और आगे 2.303 सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 165.816 लीटर एटमॉस्फेयर। सबका ये यार, हाँ अप्रोक्स। क्या पता चला, स्टार लगाएंगे लाइन। आप ये देखो, सेम टेम्परेचर, सेम नंबर ऑफ मोल्स, सेम एक्सटर्नल प्रेशर और सेम वॉल्यूम का एक्सपांशन, फिर भी वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज मच ग्रेटर देन इरिवर्सिबल। लिख लो, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन irreversible process। स्टार लगा देते। work done in reversible process is always greater than irreversible process। always लिखा है, greater than irreversible process। बस इसीलिए ये न्यूमेरिकल किया है। समझ में आ गई बात। तो कैसे निकालते हैं अपन वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी।
लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कितने लॉज होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के? zeroth law of thermodynamics, first law, second law and third law. ZEROTH, हाँ, zeroth law of thermodynamics, zeroth law of thermodynamics क्या होता है? तो टोटल मिला के कितने लॉज हो गए? चार। तीन ही होते हैं ना, चार होते हैं। फर्स्ट वन इज zeroth law of thermodynamics, जनरली केमिस्ट्री में नहीं पूछा जाता है, याद रखना है फिर भी। क्या होता है zeroth law of thermodynamics? When the two body at different temperature are in contact with each other, if the two body at different temperature, if the two bodies at different temperature are in contact with each other, the heat is transferred from hot body to cold body. The heat is transferred from hot body to cold body till the temperature of two bodies become same. Till the temperature of two bodies become same. फिजिक्स में कैसे लिखते हैं इसको? A body in contact with B and B in contact with C. Clear? If A and B are in thermal equilibrium with each other, B and C are in thermal equilibrium with each other, then A and C are also in thermal equilibrium with each other. होगा इसे? अगर A और B का टेम्परेचर सेम है, B और C का टेम्परेचर सेम है, तो A और C का टेम्परेचर भी क्या होगा? सेम। ऐसा फिजिक्स में बोलते हैं, केमिस्ट्री के अंदर सिंपल लैंग्वेज। दो बॉडी अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे टच कर दो तो क्या होगा? डेफिनेटली हीट क्या होगी? ट्रांसफर होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आप सब जानते हो, सबसे पहले यही लॉ पढ़ते। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, सुना हुआ है? क्या होता है? एनर्जी कैन बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम अनदर, बस उसे ही बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Energy can neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another. अभी सिर्फ अपन डेफिनेशन लिख रहे हैं। Energy can neither be created nor be destroyed, but it can convert into one form to another. Second law of thermodynamics, स्टार लगा लेना, डेफिनेशन सबसे ज्यादा इसी की पूछी जाती है, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ना। During every spontaneous process, gibbs free energy of system decreases. During every spontaneous process, Gibbs free energy of system decreases. Remember, Gibbs free energy of system decreases and the entropy of whole universe मतलब system plus surrounding, and the entropy of whole universe increases. तो क्या स्पेशल हुआ ऐसा बोल सकते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है? दो चीजें होती है। डेल्टा जी ऑफ सिस्टम तो क्या होता है? डिक्रीज, एंड डेल्टा एस टोटल मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, वो क्या होता है? इंक्रीज। सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो ऐसा, ड्यूरिंग एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस एंड एंट्रोपी ऑफ होल यूनिवर्स इंक्रीजेस। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, the entropy of a perfectly crystalline substance
entropy of a perfectly crystalline substance at absolute zero is 0. At 0 Kelvin, S of perfectly crystalline substance is equal to 0. है ना? एंट्रोपी अभी आ रहा है, अभी सिर्फ अपन ने ये लिखा है ना, सिर्फ अभी डेफिनेशन याद रखने का क्या होता है, फिर अभी वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे. हाँ वो भी अपन दोनों पे आ रहे हैं. मतलब इसका मतलब क्या है, अभी तो सिर्फ ये याद रख लो ऐसा उन्होंने बोला है. अभी तो जोरदार बात ये है ना, तो 0 केल्विन पॉसिबल है और ना परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस पॉसिबल है. सो इट इज ओनली थियोरेटिकल एस्पेक्ट. अभी तक उसको अपन प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर पाए. आया यहाँ तक समझ में आया? okay. अब अपन बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. उस फर्स्ट लॉ को डिफाइन करने के लिए अपन डिफाइन कर रहे हैं सबसे पहले एक टर्म को, दैट टर्म इज नोन एज E और U, दैट इज इंटरनल एनर्जी. E और U लिखे थे अपन ने, 4 चीजें लिखी थी है ना, जिनको अपन ने क्या लिखा था जनरली, स्टेट फंक्शन. E और U दैट इज इंटरनल एनर्जी. सपोज कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है अपने पास, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जीज हैं, है ना. सपोज ये पेन है, इसमें कितनी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है. अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो इसमें रोटेशनल एनर्जी है. अगर ये ऐसे चल रहा है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है. अगर इसमें कोई न्यूक्लियर सब्सटेंस भरा हुआ है तो न्यूक्लियर एनर्जी है. अंदर वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो वाइब्रेशनल एनर्जी है. ठीक है ना. अगर अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल एनर्जी है. मतलब आप जितनी भी एनर्जी जानते होंगे ना, बहुत सारी हो सकती है एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी इसके अंदर हो सकती है अगर वो सब्सटेंस ऐसा है तो. क्लियर? अगर इन सारी एनर्जी का मैं सम करूं तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी. क्लियर? तो लिखो डेफिनेशन. सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ सब्सटेंस, sum total of all the energies of substance like chemical energy, potential energy, rotational energy, vibrational energy, thermal energy, potential energy, chemical energy, vibrational energy, rotational energy, nuclear energy, है ना. इन सब का सम जो है उसे अपन क्या बोलते हैं, मतलब जो उसमें एग्जिस्ट करती है उसकी बात कर रहे हैं अपन. अगर उन सबको अपन सम करें तो कितनी होगी? इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी. ठीक है. अब अगर सपोज मान लो इस पेन में केमिकल एनर्जी भी है, रोटेशनल भी है, और थर्मल एनर्जी, जो भी बहुत सारी एनर्जीज होती है, सारी एनर्जीज इसके अंदर है. सपोज आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करोगे? नहीं कर सकते. क्यों? क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि इन सारी एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए वी शुड हैव इंस्ट्रूमेंट. थर्मल एनर्जी निकालने के लिए कैलोरीमीटर लगाते हो आप, लगाते हो ना. ऐसे रोटेशनल एनर्जी लगाने के लिए भी कोई ना कोई मीटर होता होगा. फॉर्मूला लगता है ना अपना, फॉर्मूला लगा के आंसर निकालते हो ना. तो अपने पास सब कुछ है. जैसे अगर अपन को पता चला कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है, कैसे पता चला? टच करके कौन सी फीलिंग हुई? क्वालिटेटिव. मैं आपसे पूछूं दो चीजों को गर्म करके, गरम है मान लो, एक में 101 है, एक में 102 है, नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी सेंसिटिविटी है आपने पता लगा लिया. तो अगर अपन को क्वांटिटेटिव पता लगाना है तो अपन क्या करते हैं? थर्मोमीटर लगा देते.
फीवर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो थर्मोमीटर लगा दिया, थर्मोमीटर में जो आ रहा है वो फीवर है। तो क्या हुआ, एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया अपन ने, उससे अपन पता लगा रहे हैं कि भाई टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, मतलब उसमें थर्मल एनर्जी ज्यादा है या कम है। क्लियर? तो लाइकवाइज अपने पास क्या बना रखे हैं अपन ने, सम इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, जिससे अपन क्या निकालते हैं, एनर्जी। सारी एनर्जी निकालने वाले कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं है, मतलब we cannot calculate the exact value of internal energy. स्टार लगा के लिख लेना। We cannot calculate the exact value of internal energy for a given system or substance. We cannot calculate the exact value of internal energy for a system or substance. थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो सिस्टम के लिए बात करेंगे, और अगर अपन थर्मोडायनेमिक्स में अगर अपन एक केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं कोई सब्सटेंस की, तो वो क्या हो गया, अपना एक सब्सटेंस हो गया जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू है वो अपन एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो क्या फाइंड आउट करेंगे, चेंज। कैसे करेंगे, अपन ने क्या करा, एक सिस्टम लिया और उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी अपन ने कितनी मान ली, E1। अपन ने इस सिस्टम को क्या प्रोवाइड करी, हीट, Q, है ना। हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। अभी अपन साइन कन्वेंशन लिखेंगे। इन थर्मोडायनेमिक्स इफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम इट इज टेकन एज पॉजिटिव। Q सप्लाई करी अपन ने, और टोटल की टोटल क्या करने के काम आ गई, जो भी आपने हीट डाली वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करना है, क्योंकि जो भी अपन ले रहे हैं वो सब क्या है, इंटरनल एनर्जी है। तो अगर आपने Q सप्लाई करी तो इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, E1 प्लस Q। इसी सिस्टम के ऊपर आपने क्या कर दिया, वर्क डन। इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन ऑन द सिस्टम इज आल्सो पॉजिटिव। नाउ द इंटरनल एनर्जी बिकम्स E1 प्लस Q प्लस W। हो गया इतना। E1 is the internal energy of system initially. Heat Q is supplied to the system. Internal energy will increase from E1 to Q. Work is done on the system. Now the internal energy becomes E1 plus Q plus W. इसको मैंने क्या बोल दिया, E2। पहले इंटरनल एनर्जी कितनी मानी थी, E1। ये दोनों प्रोसेस करने के बाद इंटरनल एनर्जी आपने कितनी कर दी, so it is E2 minus E1 is equal to Q plus W होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, what is E2 minus E1, डेल्टा E। डेल्टा E is equal to Q plus W। Q किसने दिया था, अपन ने दिया था। वर्क डन किसने किया था, दोनों की वैल्यू अपन को मालूम है क्योंकि अपन ने किया है ना। और वो दोनों को अगर मिला दे तो किसके बराबर हो गया, डेल्टा ई। तो अपन को क्या पता चल गया, डेल्टा ई का पता चल गया, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कैसे लिखा अपन ने ये, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई ना Q और W से। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। उसी के बेसिस पे तो लिखा है। आपने जो भी Q डाला उसने भी क्या करा, इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी, मतलब आपकी हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। वर्क डन इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी, तभी तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज। तो डेल्टा ई किसके बराबर आ गया, Q प्लस W। व्हाट इज दिस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं इसे अपन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन for the first law of thermodynamics. Mathematical expression for the first law of thermodynamics. स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। Mathematical expression for the first law of thermodynamics. Mathematical expression for the first law of thermodynamics. Delta E is equal to Q plus W. Sign convention used in thermodynamics. Sign convention used in thermodynamics.
वर्क डन बाय द सिस्टम। किसने बनाया साइन कन्वेंशन यूज्ड बाय थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री? IUPAC। जो भी चेंज केमिस्ट्री में करता है वो, जैसे फिजिक्स में कोई एसोसिएशन होगी वो किसमें करती है? फिजिक्स में करती है ना? ऐसे ही केमिस्ट्री में और ऐसे ही बायोलॉजी में, मैथ्स में, सब में बना रखी होगी। तो केमिस्ट्री वाले ऐसा बोलते हैं कि आप फिजिक्स वाले चीज मत लगाओ, आप हमारे हिसाब से वर्क डन बाय द सिस्टम को क्या मानो? नेगेटिव। सो वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, एंड रिवर्स इज ट्रू इन फिजिक्स। फिजिक्स में जस्ट उल्टा होता है। Q, heat supplied to the system is positive and heat given out of the system is negative. Heat supplied to the system is positive and heat given out of the system is negative. तो ये चार चीजें अपन को याद रखनी है, ठीक है? Work done by the system negative, on the system positive, heat supplied to the system positive, released from the system और given out of the system is negative. अब यहाँ पे एक चीज तो जनरली अपन जो वर्क डन लिखते हैं वो वर्क डन क्या होता है एक्चुअल में? एक्चुअल में वर्क डन होता है, तीन तरह के वर्क डन पढ़ते हो आप लोग, ठीक है? एक वर्क डन होता है जिसे बोलते हो आप मैकेनिकल वर्क डन। व्हाट इज मैकेनिकल वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? मतलब आपने किसी फोर्स की वजह से क्या करा? डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड वर्क डन होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन? द मूवमेंट ऑफ चार्ज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल। अगर दो चीजों में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो चार्ज का क्या होता है? मूवमेंट होता है। मतलब कोई ना कोई फैक्टर होता है जिसकी वजह से कोई ना कोई इफेक्ट लाता है। यहाँ फोर्स की वजह से क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हुआ? चार्ज ट्रांसफर। कौन सा वर्क डन? थर्मोडायनामिक। दैट इज P इंटू डेल्टा V। मतलब किसके अगेंस्ट काम किया? एक्सटर्नल प्रेशर। और कितना चेंज किया, कितना काम किया? V1 से लेके और V2 तक। तो P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मोडायनामिक। तो एक्चुअल में तो अपना वर्क डन कैसा होना चाहिए था? P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, है ना? सपोज द वर्क डन इज ऑफ एक्सपांशन। मतलब क्या होगा एक्सपेंशन के अंदर? V2 is greater than V1। एक्सटर्नल प्रेशर से तो कोई मतलब है ही नहीं अपना, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना। अगर प्रेशर होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही सही। माइनस में तो होगा नहीं, है ना? सक्शन तो करना नहीं है अपन को। तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कुछ ना कुछ वैल्यू लिया अपन ने, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इफ V2 is greater than V1 it is also positive। W कितना आया? पॉजिटिव आया। क्या करा आपने? वॉल्यूम V1 से कितना कर दिया? V2। कब होगा ऐसा? जब सिस्टम पे वर्क हो या सिस्टम से वर्क हो? एक चीज देखो, ये पिस्टन लगा हुआ है, पहले वॉल्यूम V1 था, एक्सपांशन का मतलब ऐसा होगा, नाउ वॉल्यूम बिकम्स V2। कैसे वो सिस्टम पे हुआ या सिस्टम से हुआ? से हुआ ना, बाय द सिस्टम हुआ ना, नॉट ऑन द सिस्टम। द वर्क ऑफ एक्सपांशन इज बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम हुआ ना। कैसा होना चाहिए बाय द सिस्टम अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन? नेगेटिव। अपना आंसर क्या आ रहा है? देयरफॉर वी पुट अ साइन माइनस इन फ्रंट ऑफ इट। बात समझ में आ गई? अब अगर माइनस लगा दिया ना आपने, अब आप लगाओ कौन सा वाला? केमिस्ट्री वाला वर्क डन। आंसर अपने आप आएगा। कैसे? इफ V2 इज ग्रेटर देन V1 ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बाय द सिस्टम। और अगर इसका उल्टा होता
V1 इज ग्रेटर देन V2, तो डेल्टा V की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाता, मतलब ये क्या आ गया? ऑन द सिस्टम। इसलिए अपन ने फॉर्मूले को एक्चुअल में तो ये होना चाहिए था, बिना माइनस के P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, लेकिन साइन कन्वेंशन लगाने के लिए अपन ने वहां पे क्या लगा दिया आगे? माइनस, एंड देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स बिकम माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, और इसीलिए आगे वहां पे लिख लेना, इफ इट इज द वर्क ऑफ एक्सपांशन इट इज बाय द सिस्टम, बट इफ इट इज वर्क ऑफ कंप्रेशन इट इज ऑन द सिस्टम. Work of expansion is by the system, work of compression is on the system. आया समझ में? मतलब वर्क डन का फॉर्मूला आप क्या लगेगा? माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, जो अपन ने पहले लिखा था. वो क्यों लिखा उसका मतलब समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि अपन को साथ में क्या लेना है? केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन. हो सकता था अगर ये काम आपको फिजिक्स में करना होता तो फॉर्मूला क्या लगेगा वहां पे? P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, क्योंकि वहां पे आपको V2 ग्रेटर देन V1, एक्सपांशन को ही बोलते हैं बाय द सिस्टम, तो लेकिन वहां पे आपका बाय द सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव, तो आपका फॉर्मूला विल रिमेन सेम, P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V. केमिस्ट्री में वो कितना हो जाएगा? माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V. अब देखो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W. This delta E is what? Internal energy, and it is also state function. Its value depends only on initial and final state, but these two are independent on initial and final function. Their value mainly depends upon path. फिजिक्स में इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? जिनकी भी वैल्यू पाथ पे डिपेंड करती है उनकी जो चेंज होते हैं उसको अपन किससे लिखते हैं? स्मॉल डिफरेंशियल और इनकम्प्लीट डिफरेंशियल. और जिसकी वैल्यू स्टेट फंक्शन होती है उसको किससे लिखते हैं? कंप्लीट डिफरेंशियल. मतलब इस इक्वेशन को अगर फिजिक्स में लिखना होगा तो कैसे लिखो? कभी कभी केमिस्ट्री में पूछ ली जाती है. कंप्लीट डिफरेंशियल का मतलब DE, इनकम्प्लीट exact representation of first law of thermodynamics by physics. तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन उसे. क्या पता चल रहा है इससे? ये डेल लिखने का मतलब स्टेट, नॉट ए स्टेट फंक्शन, पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट. सो विच वन इज पाथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? अब कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछते हैं बताओ आप? डेल्टा Q इज व्हाट? Their sum is path independent, क्योंकि अब किसकी बात हो गई? डेल्टा E की. ऐसे दोनों को ऐड कर दिया मतलब डेल्टा E बन. So these two are path dependent, path independent. क्योंकि क्वेश्चन कैसे आएंगे? थोड़े से theoretical. Which of the following is path dependent function? Answer is work done. मैक्सिमम जो गिवन होगा वो क्या होगा वहां पे? वर्क डन. और बाकी गिवन क्या होगा? एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी. वो सब कैसे हैं? स्टेट फंक्शन. ये स्टेट फंक्शन नहीं है. सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W. सबसे पहला प्रोसेस लिखो. अब इसको अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई कर रहे हैं टू डिफरेंट प्रोसेसेस जो अपन ने पढ़े थे. सबसे पहला प्रोसेस क्या था? आइसोबैरिक. लिखो आइसोबैरिक. सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, कोई चेंज नहीं आने वाला. सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल.